अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की 5th एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एग्जाम्पल 1.5 को। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.5 एक्सप्लेन करेगी डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन को, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस की 2 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था एग्जाम्पल 1.4 में, लेकिन सेकंड एप्लीकेशन जिसकी स्टेटमेंट है by dimensional analysis we can also derive a possible new formula। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम फिजिक्स में न्यू पॉसिबल फॉर्मूला किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1.5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। डिराइव अ रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम using dimensional analysis. The various possible factors on which the time period t may depend are length of pendulum, mass of bob, angle theta which the thread makes with the vertical position, and acceleration due to gravity. स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 1.5 के साथ एक डायग्राम भी दी गई है पेंडुलम की। अगर उसी डायग्राम को हम यहां पर ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम किस तरह से दिखाई देता है। दिस इज द रिजिड स्पोर्ट। फॉर एग्जांपल, हमने स्ट्रिंग के एक एंड को रिजिड स्पोर्ट के साथ बांध दिया और सेकंड एंड के साथ हमने एक स्मॉल मास m को अटैच कर दिया। दिस इज द बोब ऑफ द पेंडुलम और इस बोब का मास है m, स्ट्रिंग की लेंथ है l। स्टूडेंट्स, अगर हम पेंडुलम को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके एक्सट्रीम पोजीशन पर लेकर जाएं तो मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो एंगल है इट इज थीटा। और ये पेंडुलम जैसा कि स्टूडेंट्स एयर में है, तो एयर में होने की वजह से इस पेंडुलम का जो एक्सेलरेशन होगा it will be equal to gravitational acceleration g। तो स्टूडेंट्स, these are the 4 possible factors जिनके ऊपर पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.5 के सॉल्यूशन को। और इस एग्जाम्पल की तरह जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1.5 के सॉल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को कोरिलेट करेंगे दीज 4 पैरामीटर्स के साथ, लेंथ l, मास m, एंगल थीटा एंड एक्सेलरेशन g। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे t डिपेंड्स ऑन और t इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ l, मास m, एंगल थीटा एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिखने के बाद जो 4 पैरामीटर्स हैं हम इनके एक्सपोनेंट्स को लिखेंगे। दिस इज स्टेप 2। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पैरामीटर है लेंथ l और इसके एक्सपोनेंट को हमने लिख दिया a के इक्वल। सेकंड क्वांटिटी इज मास m, इसके एक्सपोनेंट को हमने अज्यूम कर लिया b के इक्वल। थर्ड पैरामीटर का एक्सपोनेंट हमने ले लिया c और लास्ट पैरामीटर का एक्सपोनेंट हमने ले लिया d। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 1, हमने अपनी फिजिकल क्वांटिटी को पैरामीटर्स के साथ कोरिलेट करना है और इनको एक फॉर्मूला की मदद से लिखेंगे। देन आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला हम पैरामीटर्स के एक्सपोनेंट्स को लिखेंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे और हमें मालूम है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव किया जाए तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, कांस्टेंट लिखने के बाद रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम आगे जितनी भी फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे, अपनी कैलकुलेशन में हम
इन एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, एक्सपोनेंट ए, एक्सपोनेंट बी, एक्सपोनेंट सी एंड एक्सपोनेंट डी। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स, सिंपली इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज को निकालने के लिए नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ डायमेंशंस। नाउ पुट द values of dimensions। स्टूडेंट्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जो कि है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स? कैपिटल टी इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ अगर इक्वेशन 1 को देखा जाए, राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट विल रिमेन एज इट इज। इस केस में कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। नाउ अगर लेंथ की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L, लेकिन उसका एक्सपोनेंट है A। स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए, दैट इज मास, और मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल M। डायमेंशन लिखने के बाद हम इसके एक्सपोनेंट को लिखेंगे which is B। Now students, next physical quantity is theta। Students, theta की डायमेंशंस निकालने के लिए हम थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे which is equal to theta angle is equal to length of the arc or arc length divided by रेडियस ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था जब हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी लेंथ है और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल L। डिनोमिनेटर में रेडियस है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायमेंशन भी क्या होगी? कैपिटल L। तो दोनों वैल्यू स्टूडेंट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा? 1। और रिजल्ट ये निकला, थीटा हैज नो डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है कि थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इक्वेशन 1 में थीटा की डायमेंशंस पुट करें तो हम सिंप्लिसिटी के लिए यहां पर 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं बुक का रेफरेंस दूं, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 1.5 के सॉल्यूशन में थीटा की डायमेंशंस गिवन है इन द फॉर्म ऑफ L मल्टीप्लाई बाय L इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जब हम लेंथ की डायमेंशन L को इसके रेसिप्रोकल L इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 1। तो हम सिंप्लिसिटी के लिए थीटा की डायमेंशंस 1 पुट करेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और स्टूडेंट्स, थीटा का एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा विच इज C। और फाइनली हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? LT-2 एंड इट्स एक्सपोनेंट इज D। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इस स्टेप में इक्वेशन 1 में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी डायमेंशंस को पुट किया है। आफ्टर पुटिंग द डायमेंशंस, अब हम सिमिलर डायमेंशंस को सिंगल डायमेंशन के तौर पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस फॉर्मूला को देखें जिसमें हमने डायमेंशंस की वैल्यूज पुट की हैं, सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अगर इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं लेंथ की डायमेंशंस एक से ज्यादा मर्तबा लिखी गई हैं, तो हम लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंगल डायमेंशन। सिमिलरली मास की डायमेंशन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और टाइम की डायमेंशन को भी सिंगल टाइम की डायमेंशन के लिहाज से लिखा जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डायमेंशंस को फर्दर सोल्व करें, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिक डायमेंशंस कितनी है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा हम इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक डायमेंशंस 3 हैं। लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L, मास की डायमेंशन कैपिटल M
और t की डायमेंशन कैपिटल T। अगर इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डायमेंशन गिवन है t विच इज कैपिटल T। लेकिन अगर मैं यहां पर मास और लेंथ को भी रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिखूंगा m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 एंड t रेज टू पावर 1। तो स्टूडेंट्स हमने टाइम की डायमेंशन को mlt की फॉर्म में किस तरह से लिखा, m रेज टू पावर 0, l रेज टू पावर 0 एंड t रेज टू पावर 1। लेकिन स्टूडेंट्स अगर राइट हैंड साइड की बात की जाए कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। कांस्टेंट के बाद अगर मैं लेंथ की डायमेंशन l की बात करूं तो इक्वेशन 2 को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि लेंथ l की डायमेंशन यहां पर भी मौजूद है और लेंथ l की डायमेंशन लास्ट पे भी मौजूद है। तो फर्स्ट लेंथ का एक्सपोनेंट क्या है a, लास्ट l का एक्सपोनेंट क्या है d। तो जब हम l रेज टू पावर a को मल्टीप्लाई करवाएंगे l रेज टू पावर d के साथ तो फाइनली लेंथ की डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन के तौर पर हम लिखेंगे l रेज टू पावर a प्लस d। नाउ स्टूडेंट्स लेंथ की डायमेंशन को लिखने के बाद अगर मैं मास की डायमेंशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मास इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड में सिर्फ सिंगल m की फॉर्म में लिखा गया है तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे m रेज टू पावर b। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज थीटा। आप देख सकते हैं इक्वेशन 2 में थीटा की डायमेंशन हमने पुट की थी 1 और 1 रेज टू पावर c को जब हम सॉल्व करेंगे इट विल आल्सो बी इक्वल टू 1 बिकॉज 1 का जब भी हम कोई भी एक्सपोनेंट फाइंड करें तो आपका फाइनल आंसर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम यहां पर इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1 रेज टू पावर c फाइनली सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। मींस कि अगर हम फाइनली c की वैल्यू को कैलकुलेट कर भी लेते हैं तो आपका फाइनल आंसर थीटा की डायमेंशन का फाइनल आंसर क्या आएगा, 1। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं टाइम की डायमेंशंस की बात करूं तो टाइम का एक्सपोनेंट क्या है d और टाइम की पावर क्या है -2, इट बिकम्स t रेज टू पावर -2d। नाउ स्टूडेंट्स इस स्टेप में हमने डायमेंशंस को सिंगल डायमेंशन के तौर पर रिप्रेजेंट किया और आप देख सकते हैं कि आपकी इस इक्वेशन में, जिसको हम इक्वेशन 3 का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल 3 डायमेंशंस आपको नजर आ रही होंगी m l t की फॉर्म में और इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड में भी आपको 3 डायमेंशंस दिखाई दे रही होंगी इन द फॉर्म ऑफ l m and t। Now we are going to compare the exponents in equation 3। स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 में एक्सपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करें मींस दैट इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ये कि इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड में मास की डायमेंशन का एक्सपोनेंट क्या है और इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड में मास की डायमेंशन का एक्सपोनेंट क्या है। सिमिलरली हम देखेंगे कि इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ की डायमेंशन का एक्सपोनेंट क्या है और इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड में लेंथ की डायमेंशन का एक्सपोनेंट क्या है। और सिमिलरली हम टाइम की डायमेंशन के एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मास की डायमेंशंस के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मास का एक्सपोनेंट है 0 बट इन राइट हैंड साइड मास का एक्सपोनेंट है b। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मास की डायमेंशंस के एक्सपोनेंट को सोल्व करने से हम b की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स अगर लेंथ की डायमेंशंस के एक्सपोनेंट्स की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में l का एक्सपोनेंट है 0 बट राइट हैंड साइड में l का एक्सपोनेंट है a प्लस d। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 0 इज इक्वल टू a प्लस d। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ना तो हमें a की वैल्यू मालूम है ना हमें d की वैल्यू मालूम है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को आप कोई नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वेशन 4। नाउ अगर मैं इक्वेशन 3 में टाइम की डायमेंशंस के एक्सपोनेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में टाइम का एक्सपोनेंट है 1 बट राइट हैंड साइड में
टाइम का एक्सपोनेंट है -2d। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम टाइम के एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करें, टाइम की डायमेंशंस के एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपोनेंट है 1, राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट की वैल्यू है -2d। तो अगर -2 राइट हैंड साइड में d से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 से डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि d का फाइनल आंसर क्या आ गया है, d इज इक्वल टू -1/2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस d की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे और a की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन 4 के मुताबिक हम लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 0, बट d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है -1/2। तो जब हम -1/2 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, इट बिकम्स पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि a की फाइनल वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1/2 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, हम तमाम अल्फाबेट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स a, b, c एंड d, नाउ वी आर गोइंग टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स a, b और d की वैल्यू निकालने के बाद अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं जो कि किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 इज t इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, थीटा रेज टू पावर c एंड g रेज टू पावर d। दिस इज आवर इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, b की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, d की वैल्यू भी कैलकुलेट कर चुके हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर c की वैल्यू क्या होगी। अगर इक्वेशन 2 की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आप सोचेंगे कि सर c की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, c जो कि थीटा का एक्सपोनेंट था, थीटा इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और थीटा की डायमेंशंस को हमने किस तरह सोल्व किया था, l रेज टू पावर -1, और थीटा की डायमेंशन की वैल्यू क्या आई थी, 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए हम c की वैल्यू 0 के इक्वल कंसीडर करेंगे। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d इन इक्वेशन 1, we will get the result t is equal to constant l m theta g। अब हम इनके एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज को पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या थी, 1/2, b की वैल्यू क्या थी, 0, c का आंसर था 0 और d का आंसर था -1/2। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि अगर किसी भी वैल्यू की पावर और एक्सपोनेंट 0 हो तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर l रेज टू पावर 1/2 विल रिमेन एज इट इज, m रेज टू पावर 0 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, थीटा रेज टू पावर 0 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, and g raised to power -1/2 again will remain as it is। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर m की वैल्यू भी 1 आई, थीटा की वैल्यू भी 1 आई, लेकिन थीटा की पावर क्या थी, c। तो हम पहले भी इस चीज को इसी एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं कि थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 1। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला में थीटा का आंसर क्या आया है, 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अब विद इन 1 to 2 स्टेप्स हम अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करें, कांस्टेंट, नाउ स्टूडेंट्स l रेज टू पावर 1/2, स्टूडेंट्स यहां पर 1 को एलिमिनेट कर देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं g की पावर नेगेटिव है, तो पावर को, एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम न्यूमरेटर से g को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं T इज इक्वल टू कांस्टेंट L रेज़ टू पावर 1/2 G रेज़ टू पावर 1/2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एक्सपोनेंट 1/2 के इक्वल है, तो हम दोनों की पावर और एक्सपोनेंट को कॉमन भी ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद हम लिखेंगे दोनों की पावर क्या है 1/2। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है 1/2 को हम स्क्वायर रूट और अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रिजल्ट होगा कांस्टेंट 1/2 की जगह हम लिखेंगे स्क्वायर रूट और अंदर लिखेंगे L/G। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमने डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के फाइनल फॉर्मूला को डिराइव किया है। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। और स्टूडेंट्स अगर इसी फॉर्मूला को एनालाइज किया जाए, ये फॉर्मूला आप प्रीवियस ग्रेड 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ओनली डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट जिस तरह इसी एग्जाम्पल के अंदर हमने मास के एक्सपोनेंट को 0 कैलकुलेट किया एंड हमने थीटा के एक्सपोनेंट को भी 0 कैलकुलेट किया, इट मींस दैट time period of simple pendulum does not depends on the mass of the bob and angle theta. It only depends on the length of the string and acceleration due to gravity. जी स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 की 5th एग्जाम्पल को कंप्लीट किया, जिसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन को यूज किया। तो इस एग्जाम्पल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।